हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 5 यानी कि लाइफ प्रोसेस का ओवरऑल ये वन शॉट रिवीजन रहने वाला है। लाइफ प्रोसेस के थ्योरेटिकल पार्ट को तो पढ़वे करेंगे मेरे भाई इस वीडियो में, लेकिन इस चैप्टर का चूंकि आपका 8 से 10 नंबर का वेटेज है, यानी कि बायोलॉजी का एकमात्र ये चैप्टर है मेरे भाई जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत भर भर के बनता है। तो इसके क्वेश्चनों का मेरे भाई जो इसके क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कह लिया जाए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर साल रिपीटेड है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मेरे भाई हम लोग का चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो आइए समझते हैं मेरे भाई लाइफ प्रोसेस में। मेरे भाई इस तरह इस वीडियो को मतलब इसमें पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, ए टू जेड नहीं जानते, फिर भी मेरा एकदम मैं बेस से पढ़ा रहा हूं और एडवांस लेवल तक ले चला जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई? तो द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडीज फंक्शन एंड मेरे भाई नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि ऐसा लाइफ प्रोसेस होता है मेरे भाई जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन को मेरे भाई मेंटेन करता है और मेरे भाई जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए, यानी कि विदाउट मेरे भाई लाइफ प्रोसेस को हम लोग अपना जीवन यानी कि लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए मेरे भाई किस किस के बिना हम लोग अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन मेरे भाई, यदि आपको भोजन न मिले भाई तो आप अपने लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि विदाउट न्यूट्रिशन मेरे भाई हम लोग अपना लाइफ सर्वाइव न कर पाएंगे। तो पहला चीज नेसेसरी होता है जो कि हम लोग के लिए सर्वाइवल होता है मेरे भाई, वो होता है आपका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण मेरे भाई। उसके बाद से जो दूसरा थिंग्स होता है मेरे भाई वो होता है आपका रिस्पायरेशन। विदाउट ऑक्सीजन का आप देख लीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप 1 से 2 मिनट अपने ऑक्सीजन को मतलब अपने सांस को रोक के दिखाइए मेरे भाई तो आपका हालत नहीं खराब हो जाएगा, तब जाके आप कहिएगा। उसके बाद से मेरा जो तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बॉडी के अंदर सेल होता है, उन सेलों के पास हर चीज एनर्जी मेरे भाई पहुंचाने का काम ये सब होता है न्यूट्रिशन के बाद से ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद से मेरे भाई एक्सक्रिएशन, हम लोग कुछ भी चीज खाएं और उसको बाहर भी तो निकालना है, ही नहीं कि हम लोग का पेट में इतना बड़ा बक्सा बना है कि हम खाते रहें एनर्जी लेते रहें न्यूट्रिशन लेते रहें और जाके एक जगह बैठता रहे और बाहर निकलवा न करे एक समय कि बम्बलास्ट होकर पूरा ही हम लोग का पेट ही फट जाए मेरे भाई। तो 4 थिंग्स होता है जो कि हमारे जीवन के लिए मेरे भाई नेसेसरी होता है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो आइए मेरे भाई अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई न्यूट्रिशन। आइए हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे भाई जो कि भोजन से हमें क्या देता है? न्यूट्रिएंट देता है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है मेरे भाई? जैसा कि आप 4th में, 3rd में, 5th में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ETC, दोज आर न्यूट्रिएंट मेरे भाई। उसके बाद से न्यूट्रिशन का प्रकार हमको पढ़ने के लिए मिलता है, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं मेरे भाई अपने कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़े हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 होता है। पहला जो होता है मेरे भाई आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो आइए समझते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है मेरे भाई? खुद के लिए भोजन बनाता है। किसके द्वारा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल मेरे भाई क्या होता है? जो हम लोग नहीं बनाए, जो हम लोग बनाते हैं, जो मैन मेड के द्वारा बना रहता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। जो मैन मेड नहीं बनाता है, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। तो ऑटोट्रोफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के लिए भोजन बनाते हैं। किससे मेरे भाई? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर से और CO2 से। ये दोनों चीज कहीं ना कहीं नेचुरल से प्राप्त होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के मेरे भाई, कहीं ना कहीं सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि एग्जांपल में हो गया मेरे भाई प्लांट, आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया मेरे भाई, जितने भी पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं ये सब क्या है मेरे भाई? ऑटोट्रोफ से, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हुआ मेरे भाई। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप्स, यानी कि हेटरोट्रोफिक। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए मेरे भाई एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कोई टेंशन होकर नहीं, एकदम फ्री टेंशन होकर पढ़िए मेरे भाई। अपने माइंड में एकदम रिलैक्सेशन करके एकदम नो स्ट्रेस मेरे भाई आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ें और थियोरेटिकल पार्ट को हम लोग के माइंड में और दिलों में हो रहा है एकदम आहिस्ते आहिस्ते बैठे और हम लोग एक भी क्वेश्चन को इसके अंदर छोड़े नहीं। हर एक क्वेश्चन का मेरे भाई रायता बना के कहीं से दे क्वेश्चन, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर करके बिक दें।
जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मेरा, वो होता है आपका हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्लास में यानी कि 9th में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं मेरे भाई हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो होता है डिपेंड होता है किस पे मेरे भाई, अदर ऑर्गेनिज्म पे। क्योंकि मेरे भाई भोजन, अब भोजन क्यों जरूरी है जीने के लिए यानी कि सर्वाइव के लिए। तो ये हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आता है मेरे भाई जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होते हैं, क्योंकि मेरे भाई उनको भोजन मिलेगा। भोजन हम जानते हैं जरूरी होता है हमको जीने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका ह्यूमन, जैसे कि अमीबा ईटीसी। जैसे कि ह्यूमन में मेरे भाई, ह्यूमन तो इतना निर्भर होता है भोजन पे, झींगा के लिए, मुर्गा के लिए मतलब मटन के लिए, टंगरी के लिए, बकरी के लिए मेरे भाई मतलब चिकन के लिए, एग के लिए, इस सब पे क्या होता है ह्यूमन निर्भर होता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि ह्यूमन जो बीइंग है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है, क्योंकि मेरे भाई उसको भोजन मिलेगा। अब भोजन मिलेगा तो सर्वाइव करेगा, खाएगा तो एनर्जी बनेगा, अमीबा ईटीसी। उसके बाद से मेरे भाई देखा जाए तो जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इसको भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट होता है मेरे भाई हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, वो होता है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसके अंतर्गत कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं मेरे भाई जो कि भोजन प्राप्त करते हैं सड़े और गले हुए ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया मेरे भाई, आपका वायरसेस हो गया। जैसे कि आप देखें मेरे भाई सड़क पे कोई कीड़ा मर गया, कोई इंसेक्ट, कोई जानवर मेरे भाई, कावा पक्षी वगैरह मर जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं साफ करने का काम, क्योंकि वो रहेगा मेरे भाई सड़ेगा गलेगा तो स्मेल आएगा और हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं गंदगी हो गया मेरे भाई, तो उसको साफ करने का काम, एक चीज बहुत एडवांटेज काम करते हैं सब ये बैक्टीरिया फंगी। जो सड़ गया मर गया उसको कहीं ना कहीं वो इन लोगों के तो भोजन बन गया, हम लोग के लिए क्या हुआ मेरे भाई, कहीं ना कहीं वो सड़क वो रास्ता साफ हो गया, स्मेल नहीं आएगा। तो इन लोगों के लिए तो मान लीजिए भोजन बन गया, हम लोग के लिए साफ हो गया मेरे भाई। उसके बाद से जो दूसरा होता है मेरे भाई हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर टाइप्स, वो होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट न्यूट्रिशन ओवरऑल कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं मेरे भाई जो कि भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अलग ऑर्गेनिज्म पर मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे विदाउट उनको मारे हुए, मतलब ये भोजन अपना दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं लेकिन बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनका गला काटे हुए, बिना उनको फसरी पर चढ़ाए हुए मेरे भाई, फांसी दे हुए, मतलब बिना उनको मारे हुए। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, अरे मच्छर तो इतना खतरनाक चीज होता है मेरे भाई कि पूरा खून में चूस लेता है, इतना खून इतना लालची होता है कि चूसते चूसते इतना समय आता है कि उसका बम ब्लास्ट होता है, पूरा पेट फट जाता है और मर जाता है। जैसे कि टेपवर्म हुआ, जैसे कि हम लोग के पेट में पाया जाता है। जैसे कि मेरे भाई हम लोग के सर में जो कि क्या पाया जाता है, आप जानते हैं क्या पाया जाता है मेरे भाई, जू। उसके बाद से जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब इसके नाम में ही छिपा है मेरे भाई, कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच डैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आता है, वो प्राणी आता है मेरे भाई जो कि लिक्विड हो या सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर हो मेरे भाई, जिसको क्या करे वो इंजेशन करे मतलब ले सके, उसके बाद से उसका डाइजेशन करे, एसिमिलेशन करे मेरे भाई, कहीं ना कहीं उसका एक्सक्रिएशन करे। जैसे कि एग्जाम्पल में ह्यूमन हम लोग हुए भाई, मानव हो गए, हम लोग बन गए दानव, इतना खा लेते हैं कि दानव बन जाते हैं। जैसे कि एनिमल हो गया, चूहा, बकरी, काजू कतरी, सब क्या हो गया मेरे भाई, आपका जानवर हो गया, बिच्छू और फोफियावा यानी कि सांप, नाग, इच्छाधारी मेरे भाई, कहीं ना कहीं एनिमल। यानी कि मेरे भाई हम लोग समझ चुके हैं हेटरोट्रोफिक क्या होता है, उसके बाद से इसके प्रकार को सेप्रोफिटिक्स, पैरासिटिक मेरे भाई और होलोजोइक। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई न्यूट्रिशन कैसे प्लांट में लिया जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन को पढ़ लिया मेरे भाई, उसके बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लिए, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी उसके टाइप्स को पढ़ लिए। जो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है। आइए इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वाटर और CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स C6H12O6 में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी कि मेरे भाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जो ग्रीन प्लांट होते हैं यानी कि हरे पौधे, ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। जैसे कि इन लोग के लिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है वो ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का आप देखेंगे तो केमिकल फार्मूला होता है C6H12 और O6 मेरे भाई, इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एंड मेरे भाई सनलाइट के प्रेजेंस में।
जैसा कि यहाँ पे एक इक्वेशन है मेरे भाई जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को अपने दिमाग में और दिल में मेरे भाई बैठा लीजिएगा, इससे आपका 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। तो देखिए क्या है मेरे भाई, क्या किया प्लांट सबसे पहले हम लोग के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया अपने पत्ती को द्वारा, पत्तियों में इसके पाया जाता है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है मेरे भाई क्लोरोफिल, तो उसके द्वारा ये ले लिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं रूट से मेरे भाई वाटर ले लिया, रूट के द्वारा हम लोग जब रूट उसके पौधे को पानी दिए तो रूट्स के द्वारा वो क्या किया वाटर को ले लिया, और दोनों मेरे भाई आपस में रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मेरे भाई क्या बना लिया ग्लूकोज बना लिया, यानी कि C6H12 और O6 बना लिया, और कहीं ना कहीं मेरे भाई ऑक्सीजन बना के वहां से रिलीज कर लिया ताकि हम लोग सांस लें और जिए। देखिए पौधा कितना ख्याल करता है, हम लोग को इतना ख्याल करता है कि हम लोग के लिए बेचारा ऑक्सीजन बना के दे देता है। यदि पौधा ऑक्सीजन ना बना के देता तो हम लोग एकदम लाश बन जाएंगे, मर जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद से देखिए क्या क्या इवेंट होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पौधे में भोजन बनता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या इवेंट हमको देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि सन है मेरे भाई, कहीं ना कहीं सन के प्रेजेंस में पौधा अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले क्या काम करेगा कि सनलाइट से जो प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है मेरे भाई, उसको क्या करेगा एब्जॉर्व कर लेगा। किसके द्वारा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल क्या होता है मेरे भाई, वो पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि पत्ती एक लेंगे, अब मेरे भाई जब उसको काट के क्रॉस सेक्शन में काट के जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको कई पार्ट दिखा, उसमें आपको एक ग्रीन पार्ट दिखेगा जो कि आपका होता है मेरे क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर होता है मेरे भाई क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सनलाइट के जितने भी लाइट है मेरे भाई उसको एब्जर्व करना है, तो यही होता है मेरे भाई। उसके बाद से दूसरा चीज क्या करेगा, क्लोरोफिल के द्वारा मेरे भाई पत्तियों में लाइट तो एनर्जी जो आया है उसको तो एब्जर्व कर लिया गया है, तब इस एब्जर्व हुए लाइट एनर्जी को क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा किसमें मेरे भाई केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल। और मान लीजिए एक तो लाइट उसको सन से मिल गया, रूट के द्वारा तो उसको पानी मिल गया, तो पानी किससे बनता है मेरे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन को अलग तोड़ देगा और ऑक्सीजन को अलग तोड़ देगा। उसके बाद से मेरे भाई तीसरा जो काम करता है मेरे वो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा कार्बोहाइड्रेट से। तो मेरे भाई आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। उसके बाद से ये इवेंट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डायरेक्ट इस आपका टॉपिक से मेरे भाई एमसीक्यू बनता है, वो भी मेरे भाई आपका 3 से 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या करेगा लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों में प्रेजेंट होता है कन्वर्ज कर लेगा सनलाइट के द्वारा से जो निकलता है लाइट एनर्जी। उसके बाद से इसी लाइट एनर्जी को किस में बदल देगा मेरे भाई, तो देखेंगे केमिकल एनर्जी में, और मेरे भाई जो रूट के द्वारा पानी मिलता है उसको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है उसको तोड़ देगा स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद से लास्ट में क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, रिडक्स कर देता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में कार्बोहाइड्रेट से मेरे भाई। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं ये तरह हम लोग का प्लांट में न्यूट्रिशन मतलब पौधे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखते हैं मानो यानी कि दानो ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट के न्यूट्रिशन को देख लीजिए, अब समझते हैं कि ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे जो पहला पोर्शन होता है मेरे भाई जहां से भोजन इंटर करता है वो होता है माउथ, यानी कि माउथ के थ्रू हम लोग का भोजन इंटर होता है, तो वही इंटेक ऑफ फूड लिखा हूं। देखिए माउथ में रहे आप देखेंगे तो कई पार्ट है, जैसा कि सबसे पहला पार्ट आपका टंग यानी कि जीभ हो गया मेरे, तो जीभ यानी कि टंग का क्या काम होता है, तो ये टेस्टिंग करता है, यानी कि भोजन को टेस्ट करता है, यदि कड़वा है मीठा है खट्टा है, यदि कि उसके अनुसार है उस आदमी के अनुसार है जो खा रहा है तो खा लेगा खूब बढ़िया से, यदि उसके विपरीत है उसको पसंद है क्या करेगा उसको बिक देगा उगिल देगा। उसके बाद से रोलिंग करता है द फूड को, उसको रोलिंग करके पीछे भेजता है। उसके बाद से मेरे भाई माउथ के अंदर ही जो दूसरा पार्ट होता है टीथ होता है, टीथ का एक अहम भूमिका है मेरे भाई, भोजन को चबाने में तो ही है लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्मार्टनेस को आपके चेहरे को इतना खुशमजिजाज दिखाने के लिए जो आप इतने समझते हैं मेरे भाई तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत उपयोगी होता है। तो टीथ का दो काम, एक तो मान लीजिए कि ब्रेक डाउन फूड इन द स्मॉल पीस में भोजन को छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, यानी कि स्टार्च के फॉर्म में मेरे भाई तोड़ देता है। और दूसरा काम हम लोग के अनुसार कि टीथ यदि हम लोग का है तो हम लोग का चेहरा जो है एकदम स्मार्टनेस लगता है, एकदम बहुत बढ़िया लगता है, खूबसूरत लगता है मेरे भाई।
चूंकि हम स्मार्ट दिखते हैं। यदि सोचिए कि तीत आपका न रहे तो एकदम आप बूढ़े जैसे आदमी जैसे बन जाएंगे, और गाल और सब धंस जाएगा आपका। जाके देखिएगा बूढ़े लोग का तीत नहीं होता है तो चेहरा कैसे लगता है, पूरा हड्डी हड्डी। उसके बाद से मेरे भाई इसी माउथ के अंदर अब तो टोंग पहले क्या किया, भोजन को टेस्ट कर लिया, रोलिंग कर दिया, आगे भेज दिया। तीत का कर रहा है, उसमें अपना काम कर रहा है, चबा रहा है, इंसीजर काट रहा है, कैनिन फोड़ रहा है मेरे भाई। प्रीमोलर मोलर टीथ के टाइप्स होते हैं, ये आप इसका सेपरेट वीडियो रहेगा, पढ़ लीजिएगा, मैं इस पे पढ़ाया हूँ चैनल पे। उसके बाद से उसको चबा चबा के इसमें तोड़ देगा। अब जाएगा मेरे भाई सलेवरी ग्लैंड का काम होता है। हम लोग जानते हैं माउथ में या मेरे भाई हम लोग के बॉडी में ग्लैंड भी पाए जाते हैं, यानी कि लार भी पाया जाता है। बिना लार का हम लोग का भोजन आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद से दूसरा चीज मेरे भाई डाइजेशन नहीं हो पाएगा। यदि आप खाना खाते हैं, कभी तेजी रहता है, कहीं शादी ब्याह में चाहे कहीं दोस्तों के साथ जाना रहता है, तो आप तेजी तेजी से रोटी चावल खा लेते हैं। देखेंगे बाद में जब अटकता है तो आप ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे करते हैं तो आपकी मम्मी कहती हैं, चाहे जो बगल में रहता है कहता है पानी पी लो, पानी पीते हैं फिर आपका लार बन जाता है। तो एक अलग भूमिका होता है मेरे सलेवरी ग्लैंड के अंदर, जो कि हम लोग के माउथ में पाते हैं। देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है किसको मेरे भाई, सलाइवा को। अब आप पूछेंगे कि सलाइवा क्या होता है मेरे भाई, तो सलाइवा के अंदर पाया जाता है इंजाइम, जो कि इसका नाम होता है मेरे भाई सलेवरी अमाइलेज। याद रख लीजिएगा, ये वो पोर्शन है जहां से आपका एमसीक्यू बनता है। तो देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा क्या कंटेन करता है, इंजाइम का, जिसका नाम रहता है सलेवरी अमाइलेज मेरे भाई। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इन सिंपलर शुगर में। हम लोग के मुंह में दांत चबा के भोजन को, अब भोजन नहीं कहेंगे, अब वहां पे आप फूड नहीं कहेंगे, आप आप स्टार्च कहेंगे। जब भी आपके मुंह में भोजन घुसा, रसगुल्ला हुआ, मिठाई हुआ, टंगरी हुआ, बकरी हुआ, चाहे मेरे भाई पिज्जा बर्गर हुआ, अब वहां पे आप उसको पिज्जा नहीं कहेंगे, अब वहां पे क्या कहेंगे, आप उसको स्टार्च कहेंगे। क्योंकि हम लोग का भोजन जो होता है स्टार्च के फॉर्म में टूटता है। तीथ उसको तोड़ दिया तो मेरे भाई जो सलेवरी अमाइलेज है, जो कि मेरे भाई सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो कि सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा मेरे भाई। तो सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, उस स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करता है, मतलब और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, यानी कहा जाए मेरा सिंपलर शुगर में। ये शुगर आप मत कहिएगा चीनी हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग का तीथ के द्वारा मतलब भोजन को स्टार्च के फॉर्म में चेंज कर दिया गया मुंह में, तब सलेवरी अमाइलेज क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके अब वो इस स्टार्च को मेरे भाई, अब स्टार्च न रह के क्या बना देगा, उसको सिंपलर शुगर बना देगा। उसके बाद से मेरे भाई माउथ में इतना भोजन के साथ मतलब छेड़खानी होने के बाद से कहा जाता है हम लोग का ओइसोफेगुस में, या कहा जाए मेरे भाई ओइसोफेगुस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, भोजन क्या करता है, ये ओइसोफेगुस क्या काम करता है, भोजन को हमारे मुंह से लेता है और कहाँ भेज देता है, हम लोग के स्टमच में, यानी कि पेट में। भाई किसके द्वारा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा। इसके पास कौन सी साधन होता है, तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा। तो याद रखिए, आपसे कभी भी प्रश्न पूछेगा ओइसोफेगुस में कौन सा मूवमेंट होता है, या भोजन हमारे मुख से स्टमच में किस मूवमेंट के द्वारा जाता है, तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भोजन हम लोग खाते हैं तो धड़ाक 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 मतलब हम लोग के पेट में ऐसे गिरता चला जाता है, धड़ 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 धड़, ऐसा नहीं मेरे भाई। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा हम लोग का भोजन मुंह से कहा जाता है स्टमच में। पेरिस्टेटिक मूवमेंट में क्या होगा, आप भोजन खाएंगे तो ऐसे जो फूड पाइप होगा आपका ऐसे फूल जाएगा, फिर मेरे भाई भोजन थोड़ा सा नीचे जाएगा और क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, फूलेगा सिकुड़ेगा, ऐसे मतलब जहाँ भोजन रहेगा तहाँ फूलेगा, जहाँ नहीं रहेगा सिकुड़ेगा, मतलब थोड़ा 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 आपका भोजन पेट में जाता है। तो मेरे भाई आपको दो चीज समझ आ गया, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में पहला स्टार्टिंग था माउथ में ये सब पढ़ लिए, उसके बाद से ओइसोफेगुस। अब हमको पढ़ना है मेरे भाई किसको, स्टमच में, क्योंकि हम लोग का जो भोजन है, या कहा जाए भोजन न करके स्टार्च न करके, यानी कहा जाए मेरे भाई जो हम लोग का सिंपलर शुगर है वो कहाँ चला गया है, स्टमच में। अब मेरे भाई हम लोग का भोजन कहाँ चला आया है, स्टमच में, यानी कि पार्ट 3 स्टमच में। तो स्टमच क्या होता है मेरे भाई, तो इट इज लार्ज ऑर्गन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। उसके बाद से इट एक्सपेंड, कब ये एक्सपेंड होता है, जब मेरे भाई फूड इसके अंदर इंटर होता है। कई लोग कहता है इतना एक्सपेंड होता है करता है कि ये पेटवा जो है ना मेरे भाई, ये इसको उदर कहते हैं हिंदी में, बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, लंबोदर। जैसे कि गणेश जी हैं, गणेश जी इतना मोदक खाते हैं कि उनका पेट पूरा बाहर निकल गया है, इसलिए गणेश जी का एक दूसरा नाम रख दिया गया है लंबोदर। कई लोग देखिएगा हलवाई का पूरा पेटवा बिक दिया रहता है, कहीं ना कहीं उनका जो भोजन
भोजन ये मतलब ज़्यादा इंटर कर लेते हैं, इसलिए एक्सपांड हो जाता है। इसी स्टमच के अंदर मेरे भाई पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है मेरे भाई, तो इट रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को। कौन रिलीज करता है मेरे भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस को। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है आप सुनेंगे मेरे भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे खतरनाक गैस, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब कहीं ना कहीं मेरे भाई पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और गैस्ट्रिक जूस मेरे भाई कहाँ से आता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा यानी कि रिलीज किया जाता है। तो याद रखिएगा ये वो पोर्शन है मेरे भाई जहाँ से आपके एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है। तो अब समझते हैं मेरे HCl, गैस्ट्रिक जूस चूंकि कंटेन करता है HCl को, तो HCl क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, जो कि एसिड इन नेचर में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इसका बिहेवियर होता है HCl का, यह कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे कि आप सुने होंगे मेरे भाई कि किसी को गैस बन गया तो हम लोग उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या देना पड़ता है, बेस देना पड़ता है। तो यही मेक मीडियम इन एसिड होता है मेरे भाई, इसका मीडियम एसिडिक होता है। और HCl का दूसरा जो काम है मेरे, वो क्या करता है, किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और फूड। देखिए कितना मतलब हम लोग की जो ये बॉडी की संरचना है, जिसने भी किया है भगवान ने या नेचर ने, कितना मेरे भाई दिमाग लगा के इतना बड़ा सोचिए इस दिमाग के द्वारा जहाज बनाने वाले जो बना रहा है, सोच रहा है, उसको साइंटिस्ट कर रहे हैं, उसको ज्यादा हम लोग नॉलेजेबल मान रहे हैं। लेकिन जो इस पूरे बॉडी को, जिसने इस दिमाग को बनाया मेरे भाई, उसके पास कितना नॉलेज होगा, आखिर किसी ने भी तो बनाया होगा, सोचिए। तो मेरे भाई हम लोग ये यहाँ पे बात कर रहे थे HCl का। हम लोग पहले तो देख लिए मेरे भाई मुंह में, जैसे कि हम लोग ये देखे होंगे किसी भी मेरे भाई मजदूर वगैरह को आप जाएंगे तो प्रसाद वगैरह को छू देंगे तो ऐसे क्या करेगा, पूछ लेगा, ऐसे क्या करेगा, खा लेगा। तो भगवान ने इस तरह बनाया मेरे भाई, यदि हम लोग गलती से भी किसी कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं और वो अंदर जाके हमारे बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन को नुकसान न पहुंचाए, तो वहां उन्होंने क्या बना दिया है, HCl गैस बना दिया है, जो कि एसिडिक इन नेचर में होता है। क्या करता है मेरे भाई, अगर कीड़ा कोई गलती से हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो यही HCl क्या करेगा, अपने एसिड को रिलीज करके उस कीड़े को क्या करेगा, मार डालेगा, किल कर देगा। तो वही जो HCl का दूसरा काम होता है मेरा, किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, जो कि फूड के द्वारा हम लोग के बॉडी में इंटर कर दिया रहता है। उसके बाद से मेरे भाई इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है, आपका पेप्सिन पाया जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है मेरे भाई, ब्रेक डाउन द फूड इन एमिनो एसिड, यानी कि जो हम लोग का जो सिंपलर जो शुगर था मेरे भाई, माउथ में स्टार्च था, उसके बाद से जब वो सलाइवा से मिलता है, यानी कि मेरे भाई सलेवरी अमाइलेज से मिलता है, तो किस में चेंज हो जाता है, वो स्टार्च आपका सिंपलर शुगर से। अब जब पेट में आता है मेरे भाई, वही आपका सिंपलर शुगर ब्रेक डाउन और छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, आपका एमिनो एसिड में चेंज होता है। उसके बाद से मेरे भाई जो तीसरा गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, वो होता है आपका म्यूकस। आप म्यूकस का नाम सुनेंगे कई बार, वो आपके नाक में भी पाया जाता है। आप रोज सुबह उठते हैं ऐसे खखोर के निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं वो म्यूकस होता है मेरे भाई। म्यूकस एक आपका चिपचिपा पदार्थ होता है। और देखिए इसका हम लोग के स्टमच के अंदर यानी कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या काम होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच फ्रॉम HCl से। अच्छा आप कभी सुने होंगे मेरे भाई कि गैस फट गया, या सुने होंगे आप टायर फट गया। कहा आप कभी ये बात सुने हैं कि किसी आदमी का पेट ही फट गया? वो अलग बात है, दुर्घटना से फट जाता है, एक्सीडेंट वगैरह से, मतलब एसिड से, मतलब गैस HCl से। कहा जाए कि किसी के पेट में गैस बना और उसका पेट पूरा बम्बलास्ट हो गया, ऐसा नहीं सुनेंगे मेरे भाई। भगवान ने इस तरह बना दिया है कि यदि वो, देखिए हम जानते हैं जहाँ गैस बनेगा तहाँ फटबे करेगा कुछ ना कुछ। तो भगवान ने तो गैस को बनाया था कि कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, लेकिन इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है, तो बेस मिला के मेरे भाई। तो इसलिए जो मेरे भाई इस एसिड को, मतलब इस एसिड के द्वारा हमारा पेट ना फटे मेरे भाई, उसके लिए कहीं कहीं जिसने भी बनाया उसको क्या करना पड़ा हमारे, इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए यानी कि बेस दे दिया, यानी कि एक तरह से कह दिया मेरा म्यूकस बना दिया। तो म्यूकस का यही काम होता है मेरे भाई, जो कि सुरक्षा करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच को, यानी कि जो स्टमच का जो बाहरी परत होता है मेरे भाई, फटने से एक तरह से बचाया जाता है। कब? जब आपका HCl इसमें रिलीज होता है किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी कि एक तरह से कहा जाए मेरे भाई HCl से हमको बचाता है, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच, यानी उसके जो परत होता है मेरे भाई, जब HCl रिलीज होता है तो उसको बचाता है कौन मेरे भाई? म्यूकस। आई होप मेरे भाई आपको ये स्टमच के अंदर हर चीज क्लियर हो गया होगा। अब मेरे भाई हम लोग का भोजन कहाँ इंटर करेगा, यानी कि एमिनो एसिड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर स्मॉल इंटेस्टाइन को।
फिर भाई हम लोग का भोजन कहाँ चला आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके पहले हम लोग स्टमच पार्ट को कवर अप कर लिए थे मेरे भाई। स्टमच पार्ट में मैं आपको जब पेप्सिन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो पेप्सिन होता है वो फूड को किस में तोड़ता है, एमिनो एसिड में। लेकिन एक चीज़ और जानिए मेरे भाई, जो पेप्सिन होता है कहीं ना कहीं डाइजेशन करता है किसका मेरे भाई, प्रोटीन्स का। फूड के अंदर जितने भी प्रोटीन पाया जाता है उसका डाइजेशन होता है कौन करता है, पेप्सिन करता है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भूल गया था, कहीं ना कहीं इससे मेरे भाई हम लोग के एग्जाम में MCQ बना है। तो हम लोग का भोजन कहाँ चला है मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है। लगभग इसका एडल्ट में देखा जाए मेरे भाई तो 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, कभी एक चीज आप गौर किए हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेरे भाई वास्तव में ये स्मॉल है कि बड़ा है? तो वास्तव में मेरे भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये बड़ा होता है, भले इसका नाम रख दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पीछे एक कारण है, क्यों मेरे भाई, वो बड़े से नली को आप देखिएगा कभी भी डायग्राम में मेरे भाई या 3D इमेज में या सर्च करके अपने बुक में या मेरे भाई मोबाइल में, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से 7 गुना बड़ा होता है। तो मेरे भाई इसका नाम क्यों रखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है मेरे भाई ये कहीं ना कहीं नैरो होता है, मतलब पतला होता है। तो पतले के बेस पे यानी कि इसकी जो लंबाई तो होती है मेरे भाई बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इसकी ब्रीथनेस होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, मतलब बहुत नैरो होता है। तो नैरो के बेस पे इसका नाम रखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन, न कि इसके लेंथ के बेस पे। लेंथ में तो लंबा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी बाप होता है। उसके बाद से जो मेरे भाई हम लोग के वैली में जो इसकी शेप होती है कहीं ना कहीं जो इसकी संरचना होता है तो क्वाइल शेप होता है। हम लोग के पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन किस शेप में पाया जाता है, तो क्वाइल शेप में। आइए पढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपका MCQ बना है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये एक ऐसा साइट होता है मेरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर लगभग पूरी तरीके से भोजन का डाइजेशन हो गया रहता है। उसके बाद से भाई इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है विली या बिलाई। ये बिली आपके अंदर वो पुस्सी वाली नहीं है, कैट नहीं है, ये बिली इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है। तो देखिए विली का संरचना कैसे होता है, मतलब किस प्रकार का बनावट होता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कुछ फिंगर लाइक के जैसे इसका प्रोजेक्शन होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हम जैसा कि बताएं। और इसका काम क्या होता है मेरे भाई, दिस इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भोजन आता है मेरे भाई एब्जॉर्व करने की एरिया को क्या करता है, यही विली इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ा देता है। तभी तो हम लोग इतना एक थाली भोजन खाते हैं और सब हम लोग के पेट में चला जाता है। वो कहाँ भोजन रहता है, कहीं ना कहीं इसी विली के अंदर। वो सब क्या करता है, उस फूड को मेरे भाई, उस प्रोटीन को, फैट्स को, सब मेरे भाई जितने भी डाइजेशन हुआ है फूड को सबको एब्जॉर्व करके कहाँ रखता है, विली के अंदर, यानी विलाई के अंदर रखता है। और विलियर्स मतलब इसी का प्लूरल फॉर्म हो गया। ये क्या करेगा, वहां से सप्लाई कर देगा फूड को मेरे भाई, यानी कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स है, इन सबको मेरे भाई कहाँ सप्लाई कर देगा, ब्लड वेसल्स में, यानी कि हम लोग के ब्लड में। और ब्लड वेसल्स देन क्या करेगा मेरे भाई, ब्लड वेसल क्या करेगा आपका, टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल। मतलब अब ये कहाँ पहुंचाएगा, ये भोजन को कहाँ पहुंचाएगा, हम लोग के ईच एंड एवरी सेल, मतलब प्रत्येक हम लोग के कोशिका के अंदर, यानी कि सेल के अंदर। और सेल के अंदर फिर हमारा क्या काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम जानते हैं मेरे भाई पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं कोशिका। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उस भोजन को, उस भोजन से जो उसको लेना था वो लेके पूरे हम लोग के बॉडी पर पहुंचा देगा। आई होप मेरे भाई आपको स्मॉल इंटेस्टाइन समझ आया होगा, विली समझ आया होगा, इसका काम क्या होता है, कैसे एक प्रक्रिया करता है। उसके बाद से मेरे भाई कहीं ना कहीं देखेंगे अगला जो पार्ट है लीवर पढ़ना है, अगला टॉपिक लीवर। लीवर भी कहीं ना कहीं मेरे भाई सीक्रेट करता है कुछ ग्लैंड को इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को डाइजेशन करने के लिए। तो लीवर जो होता है मेरे भाई कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है, ये तो ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये सिक्रेशन ग्लैंड भी कहा जा सकता है। लीवर और पेनक्रियाज ये होता है। पेनक्रियाज जब इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग लीवर देखते हैं। तो देखिए इट प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर के अंदर या कहा जाए लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का। तो बाइल जूस का क्या काम होता है मेरा, तो इट मेड द फूड अल्कलाइन। ये क्या करता है, भोजन को अल्कलाइन बनाता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूंकि लीवर सीक्रेट करता है ग्लैंड, तो उसी में थोड़ा सा अपना थूक वगैरह मतलब पानी नहीं दे देता होगा। उसके बाद से बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है मेरा, तो ये ब्रेक करता है लार्ज फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। जो मतलब फूड के अंदर जितने
जितने भी फैट होता है मेरे भाई उसको एक क्या करेगा, ब्रेक कर देगा किसमें, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इसीलिए मेरे भाई इस प्रोसेस को, इस बाइल जूस ने जब फूड के अंदर से फैट को मेरे भाई छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, इसी प्रोसेस का दूसरा नाम यह कहा जा सकता है मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, इमल्सिफिकेशन। याद रखिएगा ये सब कहाँ हो रहा है, कहीं ना कहीं सब हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। अब मेरे भाई हमको समझना है, लीवर समझ लिए, पेनक्रियाज समझना है, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन, तब हम लोग का ये न्यूट्रिशन पार्ट खत्म। अब बढ़ते हैं मेरे भाई हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं पेनक्रियाज क्या होता है, उसका क्या काम होता है, और हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन कि लीवर क्या करता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता था बाइल सल्ट और बाइल जूस को। लेकिन मेरे भाई अब ये जो बाइल जूस और बाइल सल्ट है कहाँ स्टोर होता है, तो ये हम लोग का स्टोर होता है कहीं ना कहीं गाल ब्लैडर में। तो याद रखिएगा मेरे भाई जो बाइल जूस होता है और बाइल सल्ट होता है वो क्या होता है, गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। उसके बाद से हमको पढ़ना था क्या मेरे भाई, पेनक्रियाज। जैसे कि लीवर एक तरह का मेरे भाई कहीं ना कहीं ग्लैंड का काम कर रहा था भोजन को पचाने में मेरे भाई, डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसी तरह मेरे भाई पेनक्रियाज भी कहीं ना कहीं क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में, यानी कि एक तरह ग्लैंड के रूप में काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेरे भाई। देखिए पेनक्रियाज क्या होता है, तो ये भी प्रोड्यूस करता है, जैसे लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा था, बाइल जूस बाइल सल्ट मेरे भाई, उसी तरह मेरे भाई पेनक्रियाज भी प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन और क्या, लिपेज या लाइपेज कहा जाता है मेरे भाई, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो देखिए ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, तो ये ब्रेक डाउन करता है फूड इनटू एमिनो एसिड में। यानी कि मेरे भाई हम लोग पहले तो कहाँ ये सुने थे कि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था एमिनो एसिड, हम लोग स्टमच में सुने थे। तो स्टमच में देखा जाए मेरे भाई फूड का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, तो जो स्टमच में मेरे भाई जो इस एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, वो कहाँ हम लोग का फाइनली डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हम लोग पहले ही पढ़े थे मेरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहला पॉइंट के, तो इट इज द कंप्लीटली साइट ऑफ डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां मेरे भाई जो हम लोग का स्टमच में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन नहीं पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से उसका डाइजेशन मेरे भाई। इसीलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं आपको पहला ही पॉइंट पढ़ाया था कि इट इज द कंप्लीटली साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए ये तो हम लोग पढ़े थे, ब्रेक डाउन फूड इनटू एमिनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बच जाता है मेरे भाई वो ट्रिप्सिन करता है कहाँ, कहीं ना कहीं मेरे भाई हम लोग के इसमें स्टमच के अंदर जो बच जाता है वो ट्रिप्सिन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ब्रेक डाउन फूड करता है इनटू एमिनो एसिड, या इसको इस तरह कहिए मेरे भाई प्रोटीन का कहीं ना कहीं ये ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है कहाँ, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूंकि प्रोटीन का डाइजेशन तो वहां पे हो रहा था स्टमच में, लेकिन जो मेरे भाई स्टमच नहीं कर पाता है वो आगे जो फूड जाता है तो कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली उसका प्रोटीन उसमें रहता है, तो उसको डाइजेशन कर लेता है किसके द्वारा मेरे भाई, ट्रिप्सिन के द्वारा। तो यही ट्रिप्सिन जो होता है ब्रेक डाउन करता है फूड को एमिनो एसिड में, जो कि मेरे भाई स्मॉल स्टमच में कंप्लीटली नहीं टूटा रहता है। तो उसके बाद से हमको समझना है मेरे भाई लाइपेज या लिपेज कहते हैं, तो इट ब्रेक डाउन क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट इनटू किसमें, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। आप कहेंगे फिर इसमें फैट का डाइजेशन कर रहा है, नहीं मेरे भाई देखिए ये कह रहा है कि लाइपेज का जो काम होता है मेरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हम लोग सुने थे मेरे भाई, पढ़े थे कि इस स्टमच के अंदर क्या था, फैट टूट रहा था किसमें मेरे भाई, यानी कि फैट ब्रेक डाउन किसमें हो रहा था हम लोग का, इमल्सिफाइड में, यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट रहा था मेरे भाई, तो उसी को हम लोग तो इमल्सिफाइड कहते थे। तो जो वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स था मेरे भाई ना, आगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो ये और टूटता है, यानी कि वही यहाँ पे लिखा गया इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट, न कि फैट का यहाँ पे, मतलब फैट का ही नहीं, मतलब जो फैट ब्रेक डाउन हो चुका है ऑलरेडी हम लोग के जो स्टमच में हो रहा है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, या जिसको हम लोग कह रहे थे इमल्सिफाइड फैट, उस इमल्सिफाइड का डाइजेशन कहाँ होता है मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और कौन करता है, लाइपेज करता है, और मेरे भाई किसमें चेंज करता है, तो फैटी एसिड और ग्लाइसोरेल में। उसके बाद से मेरे भाई देन हम लोग का भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली हर तरीके से लीवर के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा, मेरे भाई हर ग्लैंड द्वारा कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा भोजन पूरी तरीके से। अब मेरे भाई जो भोजन बच जाता है, मतलब जो अनएब्जॉर्बेड फूड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ इंटर करता है हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में। तो द अनएब्जॉर्बेड फूड या मेरे भाई ये आपका डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को लॉन्ग इंटेस्टाइन
भी कहा जाता है मेरे भाई, इंटेस्टाइन कहा जाता है। वेयर जो इसकी वाल होती है मेरे भाई एब्जर्व कर लेती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन की जो वाल होती है किसको एब्जर्व कर लेती है, मोर वाटर। अनएब्जर्वेड और अनडाइजेस्टेड में मेरे भाई जो वाटर होते हैं उसको क्या करते हैं, इसके वाल क्या करता है मेरे भाई, डाइजेस्ट कर लेता है फ्रॉम दिस मटेरियल से, उसके मटेरियल से। एंड रेस्ट जो मटेरियल बचता है मेरे भाई उसको क्या करता है, रिमूव करता है अपने बॉडी के द्वारा, किसके द्वारा, बाह्य एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो आई होप मेरे भाई आपको न्यूट्रिशन समझ आया, न्यूट्रिशन के दो टाइप समझ आया, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक के अंदर कितने प्रकार होता है वो भी समझ गए मेरे भाई। उसके बाद से हम लोग देन देखे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है मेरे भाई। फोटोसिंथेसिस जब होता है उस समय क्या क्या हमको देखने को मिलता है मेरे भाई। उसके बाद से हम लोग पढ़े मेरे भाई ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसमें हम लोग माउथ पार्ट को कवर अप किए। उसके बाद से हम लोग का भोजन कहाँ चला गया मेरे भाई, ओसोफेगस को पढ़े जो कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा होता है। उसके बाद से हम लोग का भोजन कहाँ इंटर कर दिया, स्टमच में मेरे हर एक पार्ट को पढ़े जो कि भोजन को डाइजेस्ट कर रहा था। एससीएल हुआ चाहे आपका वो मेरे भाई म्यूकोस हुआ मेरे भाई, उसके बाद से चाहे वो आपका पेप्सिन हुआ। उसके बाद से भोजन वहां से कहाँ चला गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में मेरे खूब बढ़िया से हम लोग हर चीज पार्ट को कवर किए हैं, विलाई के द्वारा कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, विलाई का काम क्या होता है मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों इसको मेरे भाई कंप्लीटली साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं, यानी कि फूड का डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद से मेरे भाई हम लोग लीवर के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद से मेरे भाई कहीं ना कहीं गैल ब्लैडर के बारे में पढ़े हैं, पेनक्रियाज के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद से लास्ट में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन इस स्लाइड पर भी हम लोग पढ़े हैं खूब बढ़िया से, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी वो एनस के द्वारा बाहर कर लेता है। तो आई होप मेरे भाई हम लोग का एक मेरे भाई लाइफ प्रोसेस का पार्ट कवर अप हुआ 4 पार्ट में से। पहला तो न्यूट्रिशन था, तो न्यूट्रिशन खत्म। अब मेरे भाई रिस्पिरेशन है, एसिमिलेशन है, और क्या है मेरे भाई हम लोग का वो एक्सक्रिएशन है। तो अब हमको पढ़ना है रिस्पिरेशन, लेकिन रिस्पिरेशन को पार्ट को पढ़ने से पहले मेरे भाई लाइफ प्रोसेस के अब हम लोग जितना ये पढ़े हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के बेस पे आपका किस तरह का क्वेश्चन अभी तक ले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया और इस बार किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। अगला प्रश्न है मेरे भाई ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस, यानी कि जो डाइजेस्ट फूड हो गया उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो हम लोग पढ़े थे मेरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई में। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, या तो विलाई लिखा है या तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है। बतिया वही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा रहेगा तो उसके अंदर ही तो विलाई आता है मेरे भाई, या विली जिसको कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में कहाँ डाइजेस्टेड फूड होता है, ये तो मेरे भाई फूड को माउथ से कहाँ पहुँचाता है, यानी कि हम लोग के स्टमच में पहुँचाता है। तो गलती हो गया, स्टमच में मेरे भाई हम लोग देखेंगे फूड यहाँ पे डाइजेशन होता है, न कि डाइजेस्टेड फूड का मेरे भाई एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यही आपका सही हुआ, क्योंकि मेरे भाई ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन करता है, विलाई करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो आप देखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड मेरे भाई जाता है, जो कि एनस के द्वारा बाहर हो जाता है, जो उसमें मिनरल मतलब वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरे भाई कह रहा है कि बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, यानी कि बाइल जूस को कौन सीक्रेट करता है, किसके द्वारा मेरे भाई बाइल जूस सीक्रेट होता है। ये भी आपका सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर पेपर का। तो हम जानते हैं मेरे भाई पढ़े हैं कि बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट मतलब कौन उसको सीक्रेट करता है, या बाइल सॉल्ट को कौन सीक्रेट करता है। तो आपको मालूम है कौन करता है मेरे भाई, लीवर, क्योंकि मैं बताया हूं कि लीवर ही प्रोड्यूस करता है या सीक्रेट करता है मेरे भाई किसको, बाइल जूस को या बाइल मेरे भाई सॉल्ट को। दो चीज पढ़े कि लीवर किस चीज को सीक्रेट करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, मतलब किसके द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होता है, तो लीवर के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे बाइल जूस के जब लिख देता है बाइल सॉल्ट, तो वो भी मेरे भाई ऑप्शन आपका सही होता है, वो भी आपका लीवर ही करता है। उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्यों नहीं होगा मेरे भाई, पेनक्रियाज जो है आपका कहीं ना कहीं ये
सीक्रेट करता है कौन सी, लाइपेज को और ट्रेप्सिन को मेरे भाई। तो ये गलती हो गया। उसके बाद से स्टमच मेरे भाई कहीं कहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें होता है, म्यूकस एससीएल होता है आपका, ये सब तो ये भी नहीं हो गया। उसके बाद से गाल ब्लैडर, देखिए गाल ब्लैडर क्या काम होता है मेरे भाई, ये जो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को मेरे भाई ये स्टोर करता है। यानी कि गाल ब्लैडर का क्या काम होता है मेरे भाई, जो लीवर के द्वारा बाइल जूस और बाइल जो सॉल्ट है सीक्रेट किया गया उसको स्टोर करना, मतलब इकट्ठा करके कहाँ वो रखता है, कहाँ हो जाता है, गाल ब्लैडर में। यही क्वेश्चन पूछता है कि गाल ब्लैडर मतलब बाइल जूस इज स्टोरेड बाई, तो वहां पे ऑप्शन मारते हैं आप गाल ब्लैडर। लेकिन प्रश्न हमारा पूछा है कि बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाई, तो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, लीवर के द्वारा। या बाइल सॉल्ट किसके द्वारा कहता है, वो भी लीवर के द्वारा। तो आई होप मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। कब समझ आ रहा है, जब आप थ्योरी को पढ़ चुके हैं मेरे भाई। आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को के अंदर का क्वेश्चन का रायता बना के उसका मेरे भाई उत्तर ला रहे हैं। आई होप मेरे भाई जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ वो आपको समझ आया होगा। यानी कि अब हमको कौन से पार्ट पे पढ़ना है मेरे भाई, ये एमसीक्यू था, इस बेस पे आपका शॉर्ट भी है, वेरी भी शॉर्ट है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी यहाँ पे एमसीक्यू करा रहा हूँ मेरे भाई। उसके बाद से अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई अपने सेकेंड पोर्सन पे, जो कि है रिस्पायरेशन। अगला टॉपिक है हमारा वो है रिस्पायरेशन। आइए समझते हैं मेरे भाई रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे भाई जो कि हम लोग के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होता है मेरे भाई वो एनर्जी बनाता है बाय द कंबाइनिंग ऑक्सीजन और ग्लूकोज। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में सेल पाया जाता है मेरे भाई, रिस्पायरेशन के अंदर देखेंगे, मतलब रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर देखेंगे तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होगा क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और ग्लूकोज को लेगा, दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाता है मेरे भाई। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। देखिए जो रिस्पायरेशन होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हम लोग का जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। कई भाइयों का लगता है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन ये दोनों मेरे भाई एक ही प्रोसेस है। नहीं मेरे भाई, ब्रीथिंग है आपका एक अलग प्रोसेस है और जो रिस्पायरेशन है आपका अलग प्रोसेस है। रिस्पायरेशन आप समझ लिए कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है मेरे भाई वो एनर्जी बनाता है, किसको कंबाइन करके, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और ग्लूकोज को। लेकिन मेरे भाई जो ब्रीथिंग होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन को मेरे भाई इनहेल करना और क्या होता है CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये प्रोसेस जो कहलाता है आपका ब्रीथिंग कहलाता है। रिस्पायरेशन का मेरे भाई आगे देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो मेरे भाई रिस्पायरेशन का टाइप होता है वो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक देख रहे हैं इसमें एरोबिक कहीं ना कहीं वो जो एरोबिक बिक जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से संबंधित होता है। तो आइए समझते हैं मेरे भाई एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे भाई जहां पे एनर्जी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे भाई जहां पे एनर्जी बनता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद से जो दूसरा होता है हमारे भाई एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है भाई, जो एरोबिक रिस्पायरेशन का ऑपोजिट होता है। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, तो इसमें भी एनर्जी बनता है लेकिन इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के मेरे भाई इसके अंदर, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर आप देखेंगे तो एनर्जी बनेगा। तो अब सोचने वाली बात है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हम लोग तो यहाँ पे पढ़े हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के प्रेजेंस में ही एनर्जी बनता है, रिस्पायरेशन ऐसा प्रक्रिया। लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन मेरे भाई इसमें देख रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन, मतलब बिना मेरे भाई आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस के, या कहा जाए मेरे भाई ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेरे भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी कैसे बन रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। स्लाइड पे समझते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको क्या देखने को मिलता है और ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में क्या देखने को मिलता है। जैसा कि मेरे भाई हम लोग जानते हैं ब्लड से ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जब हम लोग के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है तो यही ग्लूकोज मेरे भाई देखेंगे ये टूटता है किसमें, पेरुवेट में और एनर्जी में। और जब मेरे भाई यही आपका पेरुवेट, यानी कि इस पेरुवेट को आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के मौजूदगी में आता है ये आपका पेरुवेट मेरे भाई। तो ये पेरुवेट आपको आगे टूटता है किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। अब पूछेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा विचित्र प्राणी है मेरे भाई जिसमें बिना ऑक्सीजन के क्या क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। उसके मेरे भाई जब यही पेरुवेट, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन इसको मिलता है इस पेरुवेट को, यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है इसको ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन का कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत हल्का सा जब इसी पेरुवेट को मेरे भाई ऑक्सीजन मिलता है तो यही पेरुवेट जब आगे टूटता है किसमें, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है मेरे भाई और कहीं ना कहीं एनर्जी में। जैसा कि मेरे भाई इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
आएगा मसल्स। आप देखेंगे मेरे भाई जब भी आप दौड़ते हैं, रोज रनिंग करते हैं, तो आपके पैरों में क्या होगा मेरे भाई, क्रैम्प आ जाता है, आपकी हड्डियों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है और आपकी हड्डियां खट 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 करने लगती है। इसी कारण मेरे यानी कि आपका लैक्टिक एसिड के वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की जब दौड़ते हैं तो मेरे भाई आपका हार्ट खूब तेजी से काम करता है और उस केस में आपके हड्डियों के पास मेरे भाई कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पूरी तरीके से कंप्लीटली पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मेरे भाई जो हम लोग के मसल्स होती है मेरे भाई उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है और उसके साथ ही साथ एनर्जी बन जाता है। जब मेरे भाई यही आपका पेरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि प्रचुर मात्रा में पूरी तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, जब ये पेरुवेट तो आगे कैसे टूटता है, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में भाई। आइए आप समझते हैं मेरे भाई एनर्जी। तो एनर्जी कैसे सिंथेसाइज होता है, किस रूप में मेरे भाई हम लोग के लंग्स में एनर्जी बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन होता है उसके दौरान एनर्जी हम जानते हैं रिलीज होती है मेरे भाई, इज यूज टू सिंथेसाइज, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ से ये वो पोर्शन है पूरा ओवरऑल मेरे भाई जहां से आपके एग्जाम एमसीक्यू बनता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो एनर्जी मेरे भाई किस फॉर्म में हम लोग का रिस्पायरेशन के प्रक्रिया के अंदर मेरे भाई, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के अंदर, यानी कि लंग्स में जो एनर्जी होता है किस फॉर्म में होता है, एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एंडीनोसाइन मेरे भाई ट्राइफॉस्फेट, और कहीं ना कहीं इसको एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ कहते हैं। इतना पोर्शन को समझने के बाद से अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में कैसे रिस्पायरेशन होता है। अब समझते हैं मेरे भाई ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है, मतलब कहीं ना कहीं एयर के अंदर मेरे भाई ऑक्सीजन कंबाइन होता है प्रचुर मात्रा में, वो कैसे टेकन होता है मेरे भाई हमारी बॉडी में, थ्रू द नोज के थ्रू, यानी कि कहीं ना कहीं नाक के द्वारा हम लोग के बॉडी में एयर के साथ साथ जो ऑक्सीजन होता है मेरे भाई वो इंटर करता है। उसके बाद से द एयर इज फिल्टरेड, जो एयर होता है मेरे भाई ये फिल्टर होता है किसके द्वारा, फाइन द हेयर, जो हम लोग के नाक में प्रेजेंट होता है, फाइन द हेयर प्रेजेंट इन द नोज, जो हम लोग के नाक में, आप नाक में देखेंगे आपके नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इस बाल का काम क्या होता है मेरा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन यानी कि जो एयर आया है उसको फिल्टर कर देगा। यदि उसमें एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल होगा क्या करेगा, उस पर सटा लेगा, बाकी जो काम की चीजें होगा यानी कि ऑक्सीजन हो गया चाहे जितने भी आपके गैसेस होगा सबको आगे भेज देगा। तो कहाँ चला जाएगा, फ्रॉम द नोज टू एयर पासेज थ्रोट। अब कहा मेरे भाई हम लोग के नाक से कहाँ चला जाएगा, जो एयर चला जाएगा हम लोग के थ्रोट में यानी कि गला में, और थ्रोट से कहां चला जाता है भाई हम लोग के लंग्स में यानी कि फेफड़े में। अब देखिए फेफड़े में क्या होता है, जो यही एयर पासेस करता है मेरे भाई आगे कई पार्ट में डिवाइड होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में। उसके बाद से मेरे भाई फाइनली जो ये एयर होता है कहां पहुंचता है, हम लोग के एल्वियोली में। अब सब खेल मेरे भाई एल्वियोली का है। अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे भाई एल्वियोली क्या होता है हम लोग के लंग्स में। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो आपको पहुंच रहा है थ्रोट से लंग्स तक, कहीं ना कहीं इसके पीछे कई पार्ट होता है। आपका देखा जाए मेरे भाई जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है इसके कई पार्ट होता है, जैसे कि मेरे भाई ये थ्रोट से लंग्स का रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बाद से आप देखेंगे आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, मेरे भाई ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया में कार्टिलेज मतलब सेब का हड्डी पाया जाता है जो कि क्या करता है, क्लोपेज को, जैसे हम लोग सांस लेते हैं मेरे भाई तो सोचिए सिर्फ मसल्स का, यानी कि हम लोग का मसल्स का सिर्फ नली बना रहा है मेरे भाई तो सिकुड़ जाएगा। लेकिन मेरे भाई उस नली में यानी कि जो ट्रेकिया कर रहा हूं इसमें प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज सेब का हड्डी, जो कि थोड़ा कमजोर हड्डी होता है, वो सिकुड़ने से यानी क्लोपेज से हमको बचाता है। उसके बाद से ट्रेकिया से आपका कहाँ जाता है मेरे भाई, ट्रेकिया से आपका जाता है ब्रोंकाइन में। फिर अगेन यही मेरे भाई ब्रोंकाइन कई पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोलिस में। उसके बाद से मेरे भाई कहाँ चला जाता है आपके लंग्स में, लंग्स में प्रेजेंट होता है मेरे भाई कहीं ना कहीं एल्वियोली। अब एल्वियोली को हम लोग समझते हैं तो इट इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं जो एल्वियोली का शेप होता है किस तरह होता है मेरे भाई, बैलून की तरह होता है, विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहीं ना कहीं जो एल्वियोली का काम होता है वो गैसियस का एक्सचेंज करना होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स, जो इसकी वॉल होती है एल्वियोली का वो किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से। उसके बाद क्या कह रहा है कि द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन द बॉडीज पार्ट। मतलब जो ऑक्सीजन में भाई हम लोग के हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हुआ है एल्वियोली से, वो कहाँ कैरी होता है, हम लोग के लंग्स से कहाँ चला जाता है, हम लोग के बॉडीज के
के सेल्स में, मतलब जो हम लोग के बॉडी के जितने भी पार्ट है उसके अंदर सेल्स में हम लोग का ऑक्सीजन चला जाता है मेरे भाई, जो कि हम लोग के एल्वेओली से हीमोग्लोबिन में बना है। तभी तो मेरे भाई हम लोग के सेल्स में पहले से ऑलरेडी वो ग्लूकोज बैठा रहता है और ऑक्सीजन का इंतजार करता है। अब दोनों मिलके क्या करेंगे, सब खिचड़ी पकाएंगे, सब मतलब एनर्जी बनाएंगे सब। उसके बाद से क्या करता है मेरे भाई, फिर द ब्लड ब्रिंग, जो ब्लड क्या करता है मेरे भाई, वो CO2 को लाता है हम लोग के सेल से। पहले तो क्या किया मेरे भाई, जो हमारा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन को, मतलब हीमोग्लोबिन में डिजोल्व होकर ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हम लोग के सेल्स के पास। अब उस सेल से मेरे भाई जो हम लोग का ब्लड रहेगा क्या करेगा, और CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा कहाँ मेरे भाई में, रिलीज करेगा इन एल्वेओली में, मतलब एल्वेओली में फिर क्या करेगा, CO2 को ला के छोड़ देगा और फिर एल्वेओली कहाँ भेज देगा हम लोग के मेरे भाई, रिस्पिरेटरी पार्ट के द्वारा कहीं ना कहीं वातावरण में, यानी कि बाहर। यानी कि इस तरह समझिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किए मेरे भाई, तो कहाँ चला गया, एल्वेओली में चला गया। एल्वेओली में मेरे भाई कहीं ना कहीं जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर हीमोग्लोबिन में जाके ये डिजोल्व हो गया, और डिजोल्व होकर ये हीमोग्लोबिन कहाँ भेज दिया, हम लोग के बॉडी के जो अंदर एवरी सेल से उसके पास। अब उसी मेरे भाई सेल क्या करेगा, वहां से तो ले लिया, मतलब ऑक्सीजन ले लिया, वही सेल मेरे भाई हम लोग के जितने भी बॉडी के पार्ट्स में सेल पाया जाता है, वही सेल क्या करेगा कि भैया तुम जो हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड तुम ले आए हो हमारे लिए ऑक्सीजन, तो हम उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं। क्या देगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करेगा, ब्लड हम लोग का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया के किसको देगा, भैया लो तुमसे ले गए थे ऑक्सीजन, अब हम तुमको ला के दे दिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये एल्वेओली क्या करेगा मेरे भाई, फिर अपने रिवर्स प्रोसेस को, जिस तरह ऑक्सीजन को जिस पार्ट से वो इंटर किया था उसी तरह मेरे CO2 को बाहर कर देगा। तो यानी कि अब एल्वेओली से कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियोलस में कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ चला जाएगा, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फेरिंग्स, लैरिंग्स से कहीं में भाई नोस्ट्रिल, कहीं ना कहीं नोज से बाहर चला जाएगा आपका CO2, और ऑक्सीजन तो आपका इंटर हो गया मेरे भाई। आई होप आपको ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई प्लांट में, देखते हैं कैसे रिस्पिरेशन होता है, प्लांट में कैसे रिस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई गैसियस का एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू, मतलब पौधों में कैसे मेरे भाई गैसियस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई स्टोमेटा, इन लिम्स में जो लिप्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है मेरे भाई, उसके द्वारा गैसियस का एक्सचेंज होता है। उसके मेरे भाई दूसरा लेंट्रिसिल्स इन द स्टीम, जो पेड़ के तना होता है उसमें लेंट्रिसिल्स पाया जाता है, कहीं कहीं ये भी मेरे भाई थोड़ा बहुत गैसियस का एक्सचेंज करता है। उसके बाद से थोड़ा बहुत देखेंगे सरफेस ऑफ रूट्स, जो पौधे में जो रूट्स होते हैं पौधे का मेरे भाई, कहीं कहीं जो ऊपरी सतह होता है ये भी कहीं कहीं काम करता है गैसियस का एक्सचेंज करना मेरे भाई। जब गैसियस का एक्सचेंज होगा तभी तो रिस्पिरेशन करेगा। एक तरह कहा जाए मेरे जो स्टोमेटा होता है सबसे ज्यादा मेरे भाई लिप्स के अंदर जो स्टोमेटा, ये सबसे ज्यादा गैसियस का एक्सचेंज करता है। ये दोनों तो थोड़ा बहुत करते हैं। उसके बाद से देन कह रहा है कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन प्लांट, मतलब जब पौधे रिस्पिरेशन करते हैं उस समय मेरे भाई क्या करते हैं कि एब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेगा मेरे भाई, पत्तियों के थ्रू, चाहे इसके लेंट्रिस के थ्रू मेरे भाई, या सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद से मेरे भाई एंड यूज देम विद ग्लूकोज, और कहीं कहीं ग्लूकोज तो पहले से प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम देखे थे उसमें मेरे भाई कैसे ग्लूकोज बनाता था। उसके बाद से कहीं कहीं ऑक्सीजन बनाता था, वो हम लोग समीकरण भी देखे थे, यानी कि इक्वेशन देखे थे। पहले से पेड़ के अंदर जैसे हम लोग के अंदर पहले से ग्लूकोज था, ऑक्सीजन लेकर दे दिए तब एनर्जी बना दे, उसी तरह मेरे पेड़ के अंदर पहले से क्या रहता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, और ऑक्सीजन को मेरे भाई वो पेड़ जो होता है वो लिप्स के अंदर स्टोमेटा के सहायता से ऑब्जर्व करके दोनों आपस में मिलकर क्या करता है मेरे भाई, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से वाटर एंड एनर्जी, ये सब बनाता है। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके पौधों के अंदर खिचड़ी पकती है। ग्लूकोज पहले से रहता है, ऑक्सीजन इंटर करता है मेरे भाई या तो स्टोमेटा इन लिप्स के द्वारा, या तो मेरे भाई स्टेम के अंदर जो लेंट्रिस होता है उसके द्वारा, या तो रूट्स के अंदर सरफेस के द्वारा। तो वही यहाँ पर लिखा हूँ ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट जब मेरे भाई जिस दौरान वो रिस्पिरेशन करता है तो क्या करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि प्लांट के रिस्पिरेशन के दौरान मेरे भाई ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट पहले ऑब्जर्व करता है। उसके बाद से उस ऑक्सीजन को मेरे भाई कहीं कहीं जो उसकी ऑलरेडी पहले से जो ग्लूकोज बना था उसके साथ मिल के क्या क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उसी रास्ते से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद से मेरे भाई वाटर देखबे करते हैं, उसके पत्ती से तनों में कहीं ना कहीं काटेंगे तो रहबे करता है, ऊपर भी देखेंगे तो हल्का फुल्का भीगा रहता है, और एनर्जी अपने लिए बना देता है मेरे भाई। तो देखिए बस ये मत समझिए कि जो पेड़ होता है चाहे पौधे होते हैं वो सिर्फ
सिर्फ हमको ऑक्सीजन ही बना के देते हैं, नहीं मेरे भाई, वो CO2 भी बनाते हैं, लेकिन टाइम से। कब वो CO2 बना रहा है? तो जब मेरे भाई कहीं कहीं जो अपने लिए जब वो भोजन तैयार कर रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके जब अपने लिए जब एनर्जी बना रहा है, उस केस में वो क्या कर रहा है मेरे भाई, उस केस में आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। जब मेरे भाई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहा है, उस केस में क्या करता है मेरे भाई, उस केस में हम लोग के लिए वो अपने लिए तो ग्लूकोज बना लेता है, हम लोग के लिए क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है, लेकिन इस केस में हम लोग के लिए क्या बना रहा है, जहर यानी कि CO2। आई होप मेरे भाई आपको रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस बीइंग यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग समझ आया होगा, और रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो ओवरऑल मेरे भाई हम लोग का जो यहाँ पे रिस्पायरेशन का पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। पहले तो न्यूट्रिशन वाला भी खत्म कर दिए और रिस्पायरेशन वाला भी खत्म हो गया मेरे भाई। अब मेरे भाई हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन के बेस पे कि इस तरह हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह मेरे भाई हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर का सबसे पहला पार्ट यानी न्यूट्रिशन का थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म करके उसके बेस पर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन को देखे थे, यानी कि एक तरह से कह दिया जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक मेरे भाई उसी तरह अब हम लोग का लाइफ प्रोसेस के अंदर का सेकेंड पार्ट यानी कि रिस्पायरेशन मेरे भाई खत्म हो चुका है। अब उसके बेस पे देखते हैं कि हम लोग के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बनता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपका रिस्पायरेशन के बेस पे कह रहा है कि इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब एंड डायफ्राम विल बी, मतलब जब कोई भी पर्सन मेरे भाई ब्रीथ करता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को इनहेल करता है, तो उसका रिब और डायफ्राम का मेरे भाई पोजीशन क्या होता है उस केस में। तो हम जानते हैं मेरे भाई जब कोई भी पर्सन मेरे भाई वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, यानी कि जब ब्रीथ करता है, सांस लेता है मेरे भाई, उस केस में जो उसका रिब होता है वो क्या होता है मेरे भाई, उसका रिब कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिलैक्स के मूड में आ जाता है, यानी कि रिलैक्सेशन हो जाता है उसका रिब। और मेरे भाई उसका डायफ्राम का बात किया जाए मेरे भाई, तो डायफ्राम एकदम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम सीधा, यानी कि फ्लैटनेड हो जाता है मेरे भाई। आइए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि लिफ्टेड रिब, भाई रिब कहाँ लिफ्ट हो जाता है, कर्व डायग्राम, डायग्राम कर्व कब होगा, जब ऑक्सीजन मतलब जब मेरे भाई हम लोग का CO2 बाहर निकलेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत। इस केस में जो हम लोग का रिब का मेरे भाई शेप होगा वो क्या होगा, वो आपका देखेंगे रिलैक्स के शेप में हो जाएगा, यानी कि रिलैक्स के मूड में हो जाएगा, और डायफ्राम आपका कहीं ना कहीं सीधा हो जाएगा, यानी कि फ्लैटनेड हो जाएगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन बी में कह रहा है कि रिब जो है आपका रिलैक्स के मूड में है, और जो डायफ्राम है मेरे भाई वो फ्लैटनेड के मूड में आ जा रहा है। कब, जब हम लोग मेरे भाई इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, यानी कि ब्रीथ कर रहे हैं। तो कहने का ऑप्शन जो बी होगा मेरे भाई वही इस ऑप्शन के लिए करेक्ट होगा। आइए और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे कि सी कह रहा है कि रिब रिलैक्स होगा, ठीक है मेरे भाई, रिब जो आपका जो फसलियां होती है वो रिलैक्स के मूड में होंगे, लेकिन जो आपका डायफ्राम वो कर्व थोड़ी ना होगा मेरे भाई, वो तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि फ्लैटनेट हो जाएगा मेरे भाई। तो ये ऑप्शन है ये गलत। यदि यहाँ पे कह देता है डायफ्राम फ्लैटनेट होता है तब ये भी सही होता है, लेकिन भाई एक ही ना सही होगा जब MCQ है। तो उसके बाद से डी में देखते हैं तो कह रहे हैं लिफ्टेड रिब, यानी कि रिब आपका लिफ्ट है, जो कि ये गलत हो जा रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, चूंकि ये आपका क्वेश्चन हो रहा है CBSE बोर्ड का 2025 का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सॉरी 24 का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हल्का में मत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई ये CBSE 2024 और 22 का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द म्यूकस लाइनिंग इन द नजल पासेज ऑफ ह्यूमन बीइंग शेप्स टू, यानी कि एक तरह से मेरे भाई जो म्यूकस होता है हम लोग के नोज में प्रेजेंट होता है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का कहीं ना कहीं ये पार्ट होता है, इसका काम क्या है ओवरऑल यही पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई हम जानते हैं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि क्या करता है अपने ऊपर मेरे भाई डस्ट पार्टिकल्स को, चूंकि हम जानते हैं मेरे भाई एयर है, तो एयर में मेरे भाई तमाम प्रकार के गैसियस है, कोई पॉल्यूटेड है, कोई हम लोग के लिए एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं एयर में मेरे भाई आप देख रहे हैं डस्ट पार्टिकल भी है, धूल कंकड़ भी है। तो मेरे भाई उसी को क्या करता है एयर को मेरे भाई, एयर में जो डस्ट पार्टिकल होता है और मेरे भाई आपका एडवांटेज जो पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है मेरे भाई ये म्यूकस अपने ऊपर चिपका लेता है और एयर को मेरे भाई आगे भेज देता है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है और भी जो काम की चीजें होता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए मेरे भाई जो आपका म्यूकस होता है ये कहने के एयर को फिल्टर करने का काम करता है। तभी तो मेरे भाई जो डस्ट पार्टिकल होता है वो हम लोग के नाक में, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कार्टिलेज हड्डी है, इसी में म्यूकस होता है मेरे भाई, इसी के ऊपर अंदर वो चिपक जाता है, सुबह हम लोग खखोर के निकाल देते हैं। वही जो गंदगी होता है कहने कहीं मेरे भाई वो म्यूकस होता है, डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका लेता है और मेरे भाई एयर के थ्रू जो भी गैसेस होता है जो हम लोग के लिए एडवांटेज होता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, उसको क्या करेगा वो
अंदर भेज देगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई कहाँ दिया है एयर का फिल्टर करना मेरे भाई, चाहे 10 पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेना। देखिए ऑप्शन कह रहा है मेरे भाई ए, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर। एयर को जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है म्यूकस? नहीं मेरे भाई, म्यूकस का तो काम हम लोग ऐसा कुछ पढ़वे नहीं किए हैं। तो बस ऑप्शन बी देखते हैं, कह रहा है कि मूव द एयर इन एंड आउट। ये क्या करता है मेरे भाई, एयर को मूव करता है और आउट करता है? नहीं मेरे भाई, ये भी इसका काम नहीं है। ये पार्ट होता है कहीं कहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम से, मतलब इस पार्ट से कहीं कहीं एयर पास होता है मेरे भाई, निकलता है, लेकिन ये मूव नहीं कराता है ना ही निकलवाता है। उसके बाद से ऑप्शन सी कह रहा है कि फिल्टर द एयर। देखिए मिल गया हम लोग का ऑप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं जो म्यूकस होता है इसका काम ही होता है मेरे भाई एयर को फिल्टर करना। डेट वी ब्रीथ इन, जो हम लोग सांस लेते हैं जिसमें मेरे भाई उसमें 10 पार्टिकल होते हैं, उसको क्या करता है, ये चिपका लेता है। ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई जो म्यूकस का काम क्या होता है मेरे भाई, एयर को फिल्टर करना जब हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा मेरे भाई यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये तो मेरे भाई करता ही नहीं। ये काम कौन करता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं एल्वियोली के अंदर जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है मेरे भाई, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और ले जाके कहाँ दे देता है, हम लोग के हर बॉडी के सेल्स के अंदर मेरे भाई। तो ये तो काम होता नहीं है म्यूकस का। तो आई होप मेरे भाई इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, और मेरे भाई आप क्वेश्चन पढ़ के मेरे भाई सही उत्तर का चयन किए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन आप तभी सब कर पाएंगे जब इसके पीछे का आप इसके जड़ को पढ़े हुए हैं। यानी कि मेरे भाई अब जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट रिस्पायरेशन के ओवरऑल मेरे भाई जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी थ्योरी है, कैसे ह्यूमन में होता है, प्लांट में होता है, किस किस पार्ट से मेरे भाई हम लोग का एयर इंटर करता है, कैसे बाहर निकलता है, सब चीज पढ़े हैं मेरे भाई। तब आप रायता बना के कहीं से भी क्वेश्चन दे रहा है आपका रिस्पायरेशन से, तो हर एक क्वेश्चन का मेरे भाई आप पोस्टमार्टम कर करके डॉक्टर बन के उसका उत्तर लाएंगे। अगला प्रश्न है सीबीएसई 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। मतलब नीचे जो दिए गए ऑप्शनों में से हमको क्या नहीं प्रोड्यूस होगा मेरे भाई यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या पढ़े थे मेरे भाई, यदि ऑक्सीजन, हम लोग 3 केस पढ़े थे, यदि ग्लूकोज मेरे भाई ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कर रहा है इन साइटोप्लाज्म में, तो ग्लूकोज किस में टूट रहा था, पेरुवेट में और एनर्जी में। और पेरुवेट का हम देखे थे 3 केस, यदि मेरे भाई ऑक्सीजन पा रहा था पूरी कंप्लीटली में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पेरुवेट जो था, उस केस में मेरे भाई किस फॉर्म में टूट रहा था, तो वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। यदि मेरे भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा बहुत उसको ऑक्सीजन मिल रहा था पेरुवेट को, तो किस में टूट रहा था, आपको लैक्टिक एसिड मेरे भाई कहीं ना कहीं, और मेरे भाई आपका एनर्जी में। उसके बाद से मेरे भाई तीसरा केस ये देखे थे कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा था पेरुवेट को, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस केस में पेरुवेट किस फॉर्म में टूट रहा था मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है मेरे भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड या मेरे भाई एल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं, और एनर्जी के फॉर्म में टूट रहा था। तो इस केस में हमको क्वेश्चन कर रहा है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आर नॉट फॉर्म्ड, हमको क्या इन चारों में से नहीं देखने को मिलेगा यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो तो मेरे भाई। तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो तो हमको क्या चीज नहीं देखने को मिलेगा भाई, उस केस में हमको यही नहीं मिलेगा, यानी कि हम लोग का वाटर नहीं बनना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनना चाहिए और एनर्जी नहीं बनना चाहिए। यानी कि हमको वो चीज देखने को नहीं मिलेगा जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है। देखिए मेरा क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपसे इस तरह पूछा है, यानी कि हमसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमको जो मिलता है वही हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जो हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो चीज हमको मिलता है देखने को मेरे भाई, वो चीज हमको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही ना है कि हमको इसमें से कौन सी चीज हमको देखने को नहीं मिलेगा यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, ऑक्सीजन अब्सेंस हो मेरे भाई, तो हमको ये नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं मिलेगा बनते हुए, वाटर नहीं मिलेगा मेरे भाई, एनर्जी नहीं मिलेगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन ए देख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कहीं ना कहीं यही ऑप्शन मेरे भाई सही है, ये मिलवे करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल तो मिलवे करेगा, लैक्टिक एसिड आपको मिलवे करेगा मेरे भाई, CO2 अल्कोहल ये सब मिलवे करेगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है मेरे भाई, ये हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई ये उस केस में मिलता है देखने के लिए जिस केस में ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। लेकिन यहाँ पे तो
ऑक्सीजन मेरे भाई हम लोग का अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑप्शंस है। इसलिए मेरे भाई जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए होगा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को मेरे भाई इतना ज़्यादा घुमा दिया है, इसमें नोट का यूज कर दिया है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं कर दिया है। आप कंफ्यूज होकर मेरे भाई इसमें से गलत उत्तर का चयन कर देंगे। इसलिए मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो तर्क वितर्क करिए, कई बार क्वेश्चन को समझिए, फिर देन मेरे भाई उस क्वेश्चन में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। अब मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन के लिए। जो हम लोग का अगला प्रश्न है मेरे भाई, ये भी कहीं ना कहीं CBSE 2021 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिस्पायरेशन इन द ऑब्सेंस ऑफ O2, यानी कि मेरे ऑक्सीजन, यदि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन क्या हो, ऑब्सेंस हो, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या केस होता है। तो हम जानते हैं मेरे भाई दो केस था। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते थे। और दूसरा प्रोसेस मेरे भाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उस प्रोसेस में हम लोग क्या कहते थे, एनएरोबिक प्रोसेस कहते थे। ये ऑप्शन में देखते हैं कि रिस्पायरेशन के अंदर यदि ऑक्सीजन एब्सेंस हो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, चाहे ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन था जिसमें मेरे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनता था। ये तो हमारा ऑप्शन गलती हो जाएगा। यहाँ पे तो हमको ऑक्सीजन के ऑप्शंस में बताना है। यदि रिस्पायरेशन के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा टाइप होगा, रिस्पायरेशन का टाइप नहीं पूछा, लेकिन इसको देख के हमको कहीं ना कहीं अंदाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई रिस्पायरेशन के अंदर यदि आपका ऑक्सीजन ऑप्शंस है तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो आपका क्या कहलाता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। इजी है, आप एकदम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं करेगा मेरे भाई, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑप्शन सी होगा वो मेरे भाई आपका करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये CBSE 2023 और 14 में पूछे जाना क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाई इट इज एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू नोज, मतलब हमको क्यों नाक से ही मेरे भाई ऑक्सीजन को मेरे भाई एक तरह से कहा जाए कि एयर को इंटर करना चाहिए। बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि मेरे भाई हमको एयर को या ऑक्सीजन को हम अपने अंदर इंटर करना है तो किस किस पार्ट्स के द्वारा हम इंटर कर सकते हैं। तो कई भाई कहेंगे मेरे भाई नाक के द्वारा, कई भाई कहेंगे कि मुख के भी द्वारा मेरे भाई, लेकिन मैं कहूँगा नाक और मुख दोनों के द्वारा हम लोग एयर को अपने अंदर इंटर करा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आप सोचिए कि दोनों में आपके लिए कौन सा सबसे मेरे भाई सेटिस्फाई होगा, सबसे हेल्पफुल होगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई नाक, क्योंकि नाक में मेरे भाई आपको वो सिस्टम बनाया गया है, उस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे भाई इसमें कहीं ना कहीं धूल को मेरे भाई हम लोग पढ़े हैं म्यूकस पाया जाता है नाक के अंदर, जो कि धूल को यानी कि एक तरह से कहा जाए मेरे डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चिपा लेता है, मतलब चिपका लेता है, चिपा नहीं लेता है। तो मेरे भाई जो चिपका लेता है कहीं ना कहीं एयर को फिल्टर करने का काम करता है। बट मेरे भाई मैं वही कहूँ कि आप मुख से ले सकते हैं एयर को, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर इंटर कर सकते हैं। यदि मैं आपका नाक ऐसे बंद कर दूं तभी भी आप जीवित रह सकते हैं। तो यानी कि मुख से आप मेरे भाई ऑक्सीजन को अपने अंदर इंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या मेरे भाई आपके मुख में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जो डस्ट पार्टिकल्स को एयर में, जो पॉल्यूटेड एयर है मेरे भाई, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे मेरे भाई धूल कंकड़ होंगे, क्या आपके मुख के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम है जो उसको चिपका ले और बाहर एयर को फिल्टर करके मतलब अंदर भेज दे? कोई भी मेरे भाई इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरे भाई जो सबसे हेल्पफुल होता है हमको एयर को अंदर करने के लिए या ब्रीथिंग में मेरे भाई वो होता है नोज। और मेरे भाई क्यों नोज होता है हम लोग बताएं, क्योंकि इसके अंदर कई पार्ट होता है। डस्ट पार्टिकल को कहीं ना कहीं एयर फिल्टर का काम करता है मेरे भाई, नोज के अंदर आपका एयर भी फिल्टर हो जाता है। उसके बाद से मेरे भाई वार्म्स एंड ह्यूमिफाइड जो एयर होता है कहीं ना कहीं इसके द्वारा पास होता है, तो ये हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन ए भी आपका सही है मेरे भाई। उसके बाद से फिल्टर डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ये भी जानते हैं मेरे भाई, नाक के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है। कौन करता है? पहले तो बाल करता है। यदि बाल के मान का नहीं रहता है तो कहाँ जाके कर होता है मेरे भाई, ये डस्ट पार्टिकल फिल्टर या माइक्रोजिम वो चिपचिपा पदार्थ यानी कि म्यूकस कर देता है। उसके बाद से मोर इफिशियंट गैस एक्सचेंज, और ये कई मतलब इफिशियंट होता है गैसियस को एक्सचेंज करने के लिए। एक तरह से कहा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग का जो ऑप्शन डी होगा हमारा ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों आ जाएगा। तो जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऊपर जो तीनों ऑप्शन हो वही सही होगा मेरे भाई। आई होप मेरे भाई आपको जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उस बेस पे क्वेश्चन बताया हूँ, वो क्वेश्चन मेरा नहीं, आप देख रहे हैं कि ये आपके एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब आपको मेरे भाई समझ आया होगा, सबको मेरे भाई आप सही टिक किए होंगे। अब मेरे भाई हम लोग का जो ये वीडियो है यहीं पर लाइफ प्रोसेस का खत्म होता है, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर अप किए हैं। पहले तो हम न्यूट्रिशन के पार्ट को पूरे पोर्शन को कवर अप किए हैं, उसके बेस पे
क्वेश्चन देखे हैं। दूसरा पार्ट मेरे भाई लाइफ प्रोसेस के अंदर जो होता है वो आपका रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन के पूरे पार्ट को मेरे भाई जड़ पर जाके पढ़े, उसके बाद से उसके बेस पे क्वेश्चन भी यहाँ पे अभी सॉल्व किए। अब मेरे भाई दो हम लोग का पार्ट बचता है, एक ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हार्ट मेरे भाई वेंस नस के बारे में, ब्लड लोड आरबीसी डब्ल्यूसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक्सक्रिएशन मतलब जो मेटाबॉलिक जो टॉक्सिल सब्सटेंस होता है कैसे बाहर होता है प्लांट में ह्यूमन में, मतलब दो पार्ट बच जा रहा है मेरे भाई, जिसको हम लोग सेकेंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस के नाम से आएगा उसमें कवर अप करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई हम लोग का पार्ट 1 के अंदर न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन के साथ मेरे भाई इस वीडियो को हम लोग इंड करते हैं। यदि मेरे भाई आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, चाहे हिंदी नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है, टाइम टेबल आपको नहीं बन पा रहा है मेरे भाई, ओवरऑल कोई भी मेरे भाई आपको डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड मेरे भाई, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई आपको लिंक दिया हूँ अपने टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का मेरे भाई, वहाँ पे आप अपने शिकायत को जो आपको मेरे भाई डाउट है उसको वहाँ पे मेंशन करिए, बात करिए। मैं मेरे भाई आज से उसका सॉल्यूशन जितना हो सके मेरे अनुसार मेरे भाई आपको प्रोवाइड करूंगा। अब मेरे भाई हम लोग मिलते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के सेकेंड वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग दो पार्ट को कवर अप करेंगे।